एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 12। इसके पहले हमने चैप्टर 1 का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं। आज हम बात करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। ठीक है, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में। तो इसका पहला महत्व क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक। पहले हम पॉइंट देख लेंगे फिर इसको समझेंगे। दूसरा है व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक, कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक, आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक, व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता वृद्धि में सहायक, फिर सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। ठीक है, ये इसके क्या है? महत्व है। अब चलिए हम एक एक करके समझते हैं सारे टॉपिक को। इसके पहले मैं कल बताया था आपको कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह होता है जिसमें विशिष्ट चीज़ों का या व्यक्तिगत चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो उसी के आधार पर इसका महत्व जानने वाले हैं। तो पहला क्या इसका महत्व है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में सहायक, क्योंकि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां ही मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर संपूर्ण की बात करें तो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही संपूर्ण। देखिए, जैसे अगर हम करें बाजार की बात, तो बाजार में क्या होता है? बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारी दुकानें मिलकर क्या बनती हैं? बाजार बनती हैं। उसी तरह से अगर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करें तो छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती हैं, छोटे छोटे आर्थिक व्यवहार होते हैं, उनसे ही क्या बनती है? संपूर्ण हमारी अर्थव्यवस्था बनती है। तो क्योंकि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ ही मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं, इसलिए व्यक्तिगत इकाइयों का आर्थिक व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ छोटे एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि हमें क्या करना है, एक परिवार के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। ठीक है ना, कि परिवार कैसा है। तो हम क्या करेंगे, उसके परिवार में जितने सदस्य हैं उनके बारे में अलग अलग जानकारी लेंगे। ठीक है, अगर हम परिवार को देख लेते हैं, मान लीजिए परिवार में एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला है तो उसने अच्छा घर बनवा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग पैसे वाले होंगे, क्योंकि हमें तो देखने मिलेगा कि बहुत अमीर है वो बहुत पैसे वाला है। क्योंकि अगर एक आदमी पैसे वाला तो उसने अच्छा घर बनवा दिया तो बाहर से देखने में, लेकिन अंदर कुछ और है। उसी प्रकार से अगर हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझना है तो छोटी छोटी इकाइयों को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक परिवार को अच्छे से समझने के लिए हर एक व्यक्ति को जानना आवश्यक है, उसी प्रकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए व्यक्तिगत जो इकाइयां हैं उन्हें समझना आवश्यक है। ठीक है, तभी आप अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है? छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी है। अगर एक इकाई प्रभावित होगी उससे दूसरी इकाई प्रभावित होगी, इस तरह से उसका असर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों को अपने अपने क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने में मदद करता है। एक उपभोक्ता अपना व्यय किस प्रकार से करे, किस प्रकार से समायोजित करे कि एक फर्म अपने उत्पादन तथा कीमत को किस प्रकार से समायोजित करे, उसकी उत्पादन लागत न्यूनतम हो सके या लाभ अधिकतम हो जाए। तो समझे, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट दूसरा क्या कहता है कि व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में सहायक, यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वह क्या करता है? मदद करता है कि अपने अपने क्षेत्र में जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं वे अपने क्षेत्र में निर्णय ले सकें। क्योंकि जिस प्रकार से एक उपभोक्ता अपना व्यय किस प्रकार से करे, मान लीजिए कोई उपभोक्ता है तो वह अपनी आय को समझ के ये निर्णय ले सकता है उसे व्यय किस प्रकार करना है। क्योंकि जब अलग अलग इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा तो उसे संपूर्ण इकाइयों के बारे में पता होगा।
तो जो चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है तो पहला वो उसका उपयोग कर लेगा, यानी वो अपने वस्तुओं का व्यय किस प्रकार करे वो समझ जाएगा। ठीक है। फिर क्या कहता है अगला कि एक फर्म अपने उत्पादन तथा कीमत को किस प्रकार से समायोजित करे। देखिए कि दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर आपको जो लाभ है वो अधिकतम करना है तो आपको लागत क्या करनी पड़ेगी, न्यूनतम करनी पड़ेगी। तो न्यूनतम लाभ के लिए आवश्यक है कि आप उत्पादन तथा कीमत दोनों में समायोजन बैठा के रखें, यानी उत्पादन इस तरह से करें कि कीमत पे ज़्यादा असर ना पड़े। ठीक है, क्योंकि उत्पादन लागत जितनी कम होगी लाभ उतना ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट हमारा है कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक। अर्थशास्त्र के द्वारा कीमतों के सापेक्षिक ढांचे के अध्ययन में मदद मिलती है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक, जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा कीमतों के सापेक्षिक ढांचे के अध्ययन में मदद मिलती है, अर्थात विशिष्ट वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य निर्धारण तथा उत्पत्ति के विशिष्ट साधनों का वितरण, जो अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, देखिए कीमत सिद्धांत का अगर विश्लेषण करना है तो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के मदद लेनी पड़े, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें समझ सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं विशिष्ट हैं जिनका उपयोग आवश्यक है और कौन सी सेवाएं हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। उनका मूल्य निर्धारण ऐसे किया जाए जिससे कि वे अपना जीवन यापन कर सकें, क्योंकि जब किसी चीज़ की कीमत निर्धारित की जाती है तो यह ध्यान रखा जाता है कि वह मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, क्योंकि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं रखी जाती है। ठीक है, जिससे कि वे अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो उत्पत्ति के साधन हैं, है ना, उनका वितरण किस तरह से करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे साधन हैं उनका वितरण सही तरीके से हो, तभी चीज़ों का उत्पादन भी सही तरीके से हो पाएगा। चौथा आता है आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक, जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण है, जैसे समसीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत इत्यादि का निर्माण सीमांत विश्लेषण पर आधारित है। और इसके अध्ययन के लिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। पांचवा आता है व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता वृद्धि में सहायक। अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाली विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों के विश्लेषणात्मक अध्ययन से उनमें पाई जाने वाली कमियों का पता लगाया जा सकता है तथा उनकी कार्यकुशलता में सुधार किया जा सकता है। देखिए पांचवा पॉइंट जो है कि व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता वृद्धि में सहायक। जब कोई भी संस्था होती है हम ये अध्ययन कर सकते हैं, अगर हम अलग अलग अध्ययन जैसे मान लीजिए कि 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं इकट्ठा, तो आप नहीं समझ सकते कि कौन सा मजदूर कितना अधिक कार्य कर रहा है या कौन सा कम कार्य कर रहा है। लेकिन अगर हम पाँचों मजदूर का विश्लेषण करें तो हमें जानकारी मिल जाएगी कौन सा मजदूर कम कार्य कर रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी कार्यकुशलता में सुधार कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम व्यापार में इकाइयों की बात करें, कोई एक व्यापार है, पता करना है कि कौन सी इकाइयों में काम कम हो रहा है, तो हम इस तरह से अलग अलग अध्ययन करके पता लगा सकते हैं और उनकी कमियों को दूर कर सकते हैं, जिससे कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। फिर ये आपके महत्व थे, 5 महत्व हैं आपके, इनको आपको कर लेना है। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक मैं दे दूंगा, आप इसकी नोट्स फ्री में पा सकते हैं पूरी इकोनॉमिक्स की। अब आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, तो अब इसके हम क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि उपभोग, उत्पादन एवं वितरण का अधिकांश भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। चाहे वो आपका उपभोग हो या उत्पादन हो या वितरण हो, ये ज़्यादातर किसी हिस्से में जाता है, आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के हिस्से में जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग के अंतर्गत सीमांत विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान
है। इसलिए उपभोग के अधिकांश विषय नियम जैसे सीमांत ह्रास नियम उपयोगिता अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार उत्पादन के क्षेत्र में व्यक्तिगत फर्मों और उद्योगों में उत्पादन किया जाता है, यह भी अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। वही दूसरी ओर राजस्व, विदेशी विनिमय, बैंकिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसे आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा, महत्व और हम जो पढ़ने वाले हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, कमियां, दोष अथवा कठिनाइयाँ, ये इम्पोर्टेंट है आपकी, ठीक है ना। तो पहला क्या है, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। दूसरा क्या है, अब वास्तविक मान्यताएं। तीसरा क्या है, व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त। चौथा क्या है आपका, संकुचित अध्ययन। और पांचवा है अव्यवहारिक। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार इस विश्लेषण में राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जिस कारण से राष्ट्र की बात करें या विश्वव्यापी की बात करें, उनका अध्ययन सही तरीके से नहीं हो पाता। दूसरा क्या है, आवास्तविक मान्यताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में कार्य कर सकता है, जबकि पूर्ण रोजगार की धारणा काल्पनिक है। वर्तमान जगत में पूर्ण रोजगार संभव ही नहीं है। इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता के स्थान पर अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। यानी कि जो जैसे अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो मान चलते हैं कि रोजगार की पूर्ण स्थिति है और जो हमारी प्रतियोगिता वो भी पूर्ण है, बट ऐसा नहीं है। इसलिए एक दोष इसका ये भी है। तीसरा हमारा आता है व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निर्णय लेता है। अनेक व्यक्तिगत निर्णयों को समष्टि क्षेत्र के लिए सही मान लेता है, लेकिन व्यवहार में कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समूहों पर लागू करने से निष्कर्ष गलत निकलता है। देखिए, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो कुछ निष्कर्ष हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है, जिस कारण से इसका एक दोष ये भी है। चौथा हमारा आता है संकुचित अध्ययन। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय, रोजगार, राजकोषीय नीति, आय एवं धन का वितरण, विदेशी विनिमय, औद्योगिक नीति इत्यादि। यही कारण है कि आजकल समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, संकुचित है। पांचवा क्या है, अव्यवहारिक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम एवं सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित हैं, लेकिन जब पूर्ण रोजगार की मान्यता ही अवास्तविक है तो इस पर बने समस्त नियम एवं सिद्धांत भी अव्यवहारिक ही कहे जाएंगे। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। पिछली वाली वीडियो में बताया था, उसकी विशेषताएं बता दी थी। इस वीडियो में बताया आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, उसका क्षेत्र क्या है और उसके दोष या कठिनाइयाँ क्या है। इसी तरह वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।